हेलो एवरीवन। मैं हूं अरूप दत्ता और मैं आपको वेलकम करता हूं दत्तास एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी का जो बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उससे पहला चैप्टर जो इंडिया लोकेशन है उस चैप्टर को हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सभी आपको एक ही वीडियो में कवर्ड हो जाएगा। तो आपको वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छे से समझना है, देखना है, तो आप चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का जो एशिया में जो इंडिया का जो पोजीशन है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक मैप है, आप अगर मैप को अच्छे से देखोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिखेगा। तो सबसे पहले आप समझ लो कि इंडिया जो है वो एशिया का साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। हम जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, इक्वेटर से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। अगर हम इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से और एंड होता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर मैं स्क्रीन को दिखाऊं तो 8 डिग्री नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग नॉर्थ लिखते हैं, तो 8 डिग्री और 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर अगर आप इंडिया की मेन लैंड की अगर बात करते हैं, जो मेन लैंड इंडिया है वहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर अब अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 36 डिग्री नॉर्थ, उससे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। मतलब इंडिया ईस्ट लैटिट्यूड के बीच में आता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर में पड़ता है। अब हम बात करते हैं अगर लॉन्जिट्यूड के बारे में। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में। तो लॉन्जिट्यूड जो होता है वो इंडिया का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम लेफ्ट साइड में आप देखो 68 डिग्री यहाँ पे आपको ई लिखा हुआ है। इसका मतलब इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी आता है। लॉन्जिट्यूड में जैसे कि लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोग नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर को बांटते हैं, उसी तरह से लॉन्जिट्यूड में हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को बांटते हैं। तो इंडिया टोटली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, यहाँ पे आप देख सकते हो 68 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर एकदम राइट हैंड साइड में आप जाओ, देखो 96 डिग्री ईस्ट लिखा है, उससे भी आगे जाना पड़ेगा। तो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है। इंडिया का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। साउदर्न पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है, तो इसके यहाँ पे ही इसी का पार्ट है एक्चुअली, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही सिचुएटेड है। लेकिन अभी वो इंदिरा पॉइंट जो है इंडिया का आखिरी कोना जिसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो ये चीज़ अभी दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि 2004 में जो सुनामी आया था, एक बहुत भयंकर सुनामी आया था, उसके बाद ये पॉइंट समुद्र में पूरी तरह से सबमर्ज हो गया, मतलब डूब चुका है। तो इंडिया के बीच से एक इम्पॉर्टेंट लाइन गुजरती है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24 डिग्री, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 24 डिग्री के ठीक नीचे 23 डिग्री यहाँ पे आपको मिलेगा, 23 डिग्री और 30 मिनट्स। ये जो नॉर्थ लैटिट्यूड है इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है ये, और ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की खास बात क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है ना, वो इंडिया को करीब करीब आप देखोगे कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये लाइन इंडिया के टोटल 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है। अगर हम उन स्टेट्स को यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम वेस्ट से अगर आप देखते हो तो आपको दिखेगा सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान का कुछ जगह आ जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब स्टेट्स के ऊपर से होके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ये। तो आप बात करते हैं इंडिया के जो साइज़ के बारे में। इंडिया, आपको पता है कि इंडिया का जो टोटल साइज़ है, इंडिया काफ़ी बड़ा देश है, इंडिया का टोटल एरिया है 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा है। ये एरिया के हिसाब से दुनिया का 7th पोजीशन में आता है, 7वां सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड के जो टोटल लैंड एरिया है, इंडिया लगभग 2.4% ये हमारे पास ही है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से अगर आप जाओगे, अभी नया अगर सेंसस रिपोर्ट आएगा तो उसमें आपको फर्स्ट पोजीशन में भी दिख जाएगा। इंडिया ऑलरेडी ओवरटेक कर चुका है पॉपुलेशन के मामले में चाइना को। तो अभी हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी के बुक में अभी के लिए दिया हुआ है। तो उसमें दिख रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलस कंट्री है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि दुनिया का करीब 17.5% लोग ये इंडिया में ही रहते हैं।
इंडिया का ईस्ट से वेस्ट तक जो का जो डिस्टेंस है, अगर हम वेस्ट से लेकर ईस्ट की जो डिस्टेंस को अगर हम नापते हैं, मतलब यहाँ से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की इधर, जैसे कि उसका जो अगर डिस्टेंस हम देखेंगे तो लगभग आपको पड़ता है 2933 किलोमीटर। और अगर ऊपर से कश्मीर से लेकर हम नीचे की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस है लगभग 3014 किलोमीटर। अब क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल जो एक्सटेंट में डिफरेंस है, इसीलिए भारत का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स के बीच में करीब 2 आवर्स का टाइम गैप भी आपको दिखेगा। इसी रीज़न की वजह से इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है, हम सब जानते हैं। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी कहते हैं हम लोग। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है, यानी जीएमटी प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स हम बोलते हैं इसको। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी, छोटे क्लासेस में भी इसको ज़रूर देखा होगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है एक्चुअली, इसको हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। हालांकि पूरा इंडिया में अलग अलग टाइम में सन राइज हो रहा है, कहीं पे लेट पहुंच रहा है सनलाइट, लेकिन फिर भी हमने अपने सुविधा के लिए, देश में बहुत सारी चीज़ें स्मूथली चल पाए, तो इसके चलते हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड को ही, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरता है, उसी को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है। मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा पूरा इंडिया उसको फॉलो करता है। इंडिया का साइज़ इतना बड़ा है कि ये एक जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी से भरा हुआ कंट्री बन गया है। नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा हिमालय है, लॉफ्टी हिमालय, जो पूरी लगभग साल भर स्नो कवर्ड रहता है, मतलब ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और इंडिया में कई बड़े रिवर्स भी हैं, जैसे कि आप नाम ज़रूर जानते हो, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, हमारे महानदी हो गया, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सेस, इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं। और नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के रीजन्स जनरली आपको दिखेगा कि ग्रीन फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको देखने को मिलता है। और वेस्ट में अब हम जानते हैं, यहाँ पे वेस्ट आप देखोगे, यहाँ पे गुजरात के पास एकदम लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे राजस्थान आपको दिखेगा। तो राजस्थान जो है उसके वेस्ट में आपको थार डेजर्ट दिखता है। ये राजस्थान में जो डेजर्ट पाया जाता है उसको थार डेजर्ट बोलते हैं, जिसे हम मरुस्थली भी कहते हैं। और ये एक सैंडी रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे सैंड ड्यून्स मिलेंगे, आपने सैंड ड्यून्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जो देखने में आधा चांद जैसा दिखता है, ये बर्फ़ का कहीं ना कहीं पहाड़ जैसा हो जाता है। इन सब जियोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से इंडिया को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर सिस्टम, पॉपुलेशन डेंसिटी और लाइफस्टाइल देखने को मिलती है। इसीलिए कहीं पर बहुत ज़्यादा आपको हरा भरा जंगल दिख जाएगा, तो कहीं पर बालू से भरा हुआ जो मरुस्थल अभी मैंने जिसके बारे में बात किया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड होता है, कहीं पहाड़ों से गिरा हुआ ठंडा जो पहाड़ों से पूरी तरह से जो स्नो कवर्ड अभी मैंने बात किया, पूरा ठंडा इलाका होता है, तो कहीं बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियों से पूरा फर्टाइल प्लेन्स बना देता है। फर्टाइल प्लेन्स जो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन होता है, जैसे कि गंगा नदी के किनारे वाला जो इलाका होता है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब बात करते हैं इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन। आप कोस्ट लाइन समझते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा जो पेनिनसुलर पार्ट होता है इंडिया का। पेनिनसुलर क्या होता है, जहाँ पे तीनों साइड से पानी से कवर्ड है, घिरा हुआ है, जो पेनिनसुला जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला, डेक्कन प्लेट्यू के जो साइड है, दोनों साइड और नीचे वाला जो साइड है, तो यहाँ पे समुद्र के ठीक किनारे वाला जो इलाका होता है, उसको हम लोग बॉर्डरिंग एरिया इलाका होता है, उसको हम लोग कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसको अगर हम देखोगे तो लगभग 7517 किलोमीटर है। और ये कोस्ट लाइन 3 मेजर वाटर बॉडीज़ से टच है। ये आप जानते हैं कि अगर आप देखोगे ईस्टर्न साइड में आपको दिखेगा कि बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में आपको अरेबियन सी दिख जाएगा और साउथ में इंडियन ओशन दिखेगा। इस कोस्टल लोकेशन की वजह से इंडिया में कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स डेवलप हुए हैं। पोर्ट आप जानते हो जहाँ पे जहाज आके रुकता है, कार्गो शिप्स आते हैं। तो साथ ही यहाँ पे फिशरीज़ भी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। और समुंदर के अंदर बहुत सारे ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज भी इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट एसेट बन गई है। फ्यूचर में भी बहुत सारे चांसेस है नया नया डिस्कवरीज़ की। तो इंडिया की जो मेरीटाइम बाउंड्री है, जो समुद्र से जो सटा हुआ जो बाउंड्री है, जिसे टेरिटोरियल वाटर्स हम कहते हैं, वो कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करती है। मतलब जहाँ से
हमारा जो समुंदर में जो हमारा सीमा है, ज़मीन समुंदर जहाँ से शुरू होता है हमारे यहाँ पे, वहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर जाओगे तो वो इंडिया का ही माना जाता है। हर तरफ से जहाँ जहाँ पे समुंदर है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स। अब 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या होता है? करीबन 21.9 किलोमीटर तक एरिया इंडिया का कंप्लीट सॉवरिन कंट्रोल में आता है। यहाँ पे मतलब 12 नॉटिकल माइल्स जो समुंदर का इलाका है उसमें अगर किसी को आना है तो ये इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। और नॉटिकल माइल्स को अगर आप आसान भाषा में समझो तो समुंदर के पानी के हिसाब से नॉटिकल माइल के हिसाब से नापा जाता है। तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू लगभग 1.8 किलोमीटर जैसा होता है, थोड़ा 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही मान लो। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस के बारे में। अगर हम माउंटेन पासेस की बात करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे माउंटेन पासेस दिखेंगे। माउंटेन पासेस क्या होता है वो आप एक बार समझ लो। माउंटेन पास एक नैरो रूट होता है जो दो माउंटेन्स के बीच से गुजरती है, मतलब दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में आपको आने जाने का रास्ता दिखेगा। तो पुराने ज़माने में ये पासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, इससे ही ट्रेड होता था। जो बिजनेस करने के लिए दूर देश से लोग आते थे या ट्रैवल करते थे। बहुत सारे समय में तो इन्वेजन भी हुआ है, हमारे ऊपर आक्रमण भी हुआ है इन्हीं सब रास्ते से। आज भी ये पासेस स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो खाइबर पास की। खाइबर पास एक्चुअली ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अगर यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो तो आप देखो लेफ़्ट साइड में पाकिस्तान दिखेगा, तो यहीं पे, और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान है उसी के बीच में ये सिचुएटेड है। एंशियंट टाइम्स में ये सेंट्रल एशिया से भारत आने का एक मेजर रूट था। सेंट्रल एशिया की अगर बात करें, जो सेंट्रल एशियन देश है जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देश, तो यहाँ से आने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये पास था, खाइबर पास। ठीक है। फिर है, आप बात करते हैं कि बोलन पास के बारे में। ये भी पाकिस्तान में ही है और सिंध और बलूचिस्तान को कनेक्ट करता है। ये ये भी एक हिस्टोरिकल रूट था जहाँ से ट्रेडर्स और इन्वेडर्स इंडिया आते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका मेन टेक्स्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे। हाँ, अब देखो अब बात करते हैं कि और एक पास के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं शिप्की लाकी। ये हिमाचल प्रदेश और चाइना के बीच में सिचुएटेड है। ये पास इंडिया चाइना ट्रेड और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा नाथुला पास जो सिक्किम में है और सिक्किम और चाइना की बॉर्डर पर लोकेटेड है। 1962 में आपको याद होगा कि इंडिया चाइना वार के बाद इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पे सेना तैनात रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पास है जो यहाँ पे हम अगर आप बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, इंडिया के इस पार्ट में आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक पास मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोमडिला पास। ये इंडियन आर्मी के लिए एक की एक्सेस पॉइंट आप मान सकते हो कि ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ के लिए है। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था लगभग सब कुछ सब डिटेल्स आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस थ्रू दिस सिंपल येट complete journey across India's geography. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Datta's Academy of Humanities. See you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Thank you.